गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी छात्रों को सुप्रभात। मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन.के. शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले की कक्षा में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि हमारे क्षितिज भाग 2 के पाठ 13वें क्रमांक पर चैप्टर 3 जो है गद्य खंड से हम पढ़ने जा रहे थे, पढ़ा था हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि यूरोप से साधु, ईसाई साधु जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आता है और बस मेरे देश के हिंदुस्तान की माटी में, हमारी संस्कृति में किस प्रकार रच बस जाता है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उन्हीं शख्सियत के बारे में उनकी याद करते हुए एक पूरा संस्मरण उन्होंने लिखा और उनके हिंदी प्रेम के बारे में, देश के बारे में एक बहुत अच्छा उनका जो प्रेम था, जो उल्लेखनीय था, जो सबको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार की हमारी धरती है, कैसे हमारी संस्कृति है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति भी इस संस्कृति में रच बस जाता है, हमारे देश का ही होके रह जाता है। ऐसा हमने एक बहुत अच्छा संस्मरण पढ़ा था। आज हम इसी संस्मरण के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों के उत्तर पर हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न के हमें कौन से उत्तर, अच्छे आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारे इस चैप्टर में, एक जगह पर लेखक ने लिखा है कि फादर की उपस्थिति। फादर अर्थात ये जो कि फादर बुल्के के नाम से जिन्हें लेखक ने संबोधित किया है, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में फादर का एक विशेष सम्मान होता है, एक विशेष धर्म प्रचारक साधु होते हैं ये। तो फादर बुल्के की जो उपस्थिति है वे देवदार के छाया जैसी क्यों लगती थी? लेखक को ऐसा क्यों लगता था जब भी फादर उनके आसपास होते थे तो मानो देवदार के वृक्ष के समान उनकी उपस्थिति क्यों लगती थी लेखक को? ये प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा? तो इसका आंसर हमें लिखना है कि जिस प्रकार देवदार का जो वृक्ष होता है बहुत घना होता है और अपने नीचे आने वाले लोगों को वो एक शीतलता प्रदान करता है, ठंडी हवा तो देता ही है और धूप से और गर्मी से उन्हें शांति भी देता है, बचाता भी है। तो जिस प्रकार वात्सल्य, जिस प्रकार की करुणा और प्रेम देवदार का वृक्ष अपनी शरण में आए हुए लोगों को, अर्थात अपने नीचे आए हुए बैठे हुए पथिक को छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है, ठंडी हवा प्रदान करता है, वैसे ही जब भी फादर बुल्के लेखक को मिलते थे तो लेखक को ऐसा लगता था कि उनके सिर पर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत जानकार और ज्ञानी व्यक्ति का हाथ है। तो हमको इसका आंसर इसी तरह से लिखना है कि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष अपनी घनी छाया से सबको शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के अपनी आशीषों से, अपने वात्सल्य से और अपने प्रेम के जो है संबोधन से सभी के मन को शीतलता प्रदान करते थे। कोई व्यक्ति कितना भी असंतोषी हो, कितना भी क्रोध में हो या दुखी हो, जिस प्रकार आत्मीयता, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा फादर बुल्के करते थे तो उसके मन को एक शांति मिलती थी, उस व्यक्ति को एक बहुत आराम मिलता था। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को देवदार के समान शीतलता प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला एक वृक्ष बताया, वृक्ष के समान माना। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति को देवदार की छाया के समान लेखक ने बताया है। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर लेखक ने ऐसा कहा कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा? इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि फादर बुल्के यहाँ पर न केवल आके, केवल ऐसा नहीं था कि अपने चर्च तक ही सीमित रहते थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति पर शोध किया, रिसर्च की। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और हिंदी में उन्होंने इलाहाबाद और कलकत्ता में रहते हुए हिंदी पर बड़ा रिसर्च किया और राम कथा, राम जो कि हिंदुओं के आदर्श थे, राम कथा पर पूरा उन्होंने रिसर्च किया, उसकी उत्पत्ति और विकास पर एक पूरा शोध ग्रंथ, एक रिसर्च स्कॉलर की तरह रिसर्च करके उन्होंने पूरा एक शोध लिखा।
और इसी आधार पर भारतीय संस्कृति को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन करके लिखा, डिफाइन किया। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, हिंदुस्तान की संस्कृति का बहुत आदर और सम्मान करते थे। तो जिस प्रकार एक भारतीय को भगवान राम से, भारत की संस्कृति से लगाव होता है, भारत की भाषा से लगाव होता है, वैसा ही लगाव फादर बुल्के के मन में भी भारत के प्रति था, भारत की भूमि के प्रति था, भारत की संस्कृति के बारे में था और भारत की भाषा के बारे में था। इसीलिए लेखक ने उन्हें कहा कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। अभिन्न मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग रख कर नहीं देखा जा सकता, ऐसा एक अंग थे फादर बुल्के, जो भारत की भाषा का सम्मान करते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ कर हिंदी सीखी, हिंदी में पढ़ाई की, एमए किया, बाद में उस पर रिसर्च किया, राम कथा पर उन्होंने रिसर्च किया, एक बाकायदा ग्रंथ लिखा उस पर, हिंदी की कवि गोष्ठियों में वो जाते थे, कविताएं करते थे, प्रोत्साहन देते थे। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में उन्हें माना जाता है। संस्कृत भाषा में भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया, अध्ययन किया। इसी सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कहा है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। तीसरा जो प्रश्न है हमारा कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ये पता चलता है कि हिंदी प्रेम फादर बुल्के का प्रकट होता हो। कोई भी ऐसे प्रसंगों का हमें उल्लेख करना है, यहाँ पर बताना है जो हमारे पाठ में आए हैं, इस संस्मरण में आए हैं, जिनसे ये पता चलता हो कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही था कि उन्होंने अब तक का सबसे अधिक प्रामाणिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। एक डिक्शनरी उन्होंने तैयार की हिंदी इंग्लिश की, जो सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक एथेंटिक मानी जाती है। आज भी जो है काफी जगहों पर उस डिक्शनरी का, उस शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड, आपने बाइबिल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी अनुवाद किया, हिंदी में उसका रूपांतरण भी किया। इतनी मेहनत थी। स्वाभाविक है ये तभी करेगा व्यक्ति जब उसे उस भाषा से विशेष लगाव होगा, अथवा उसे हिंदी में अनुवाद करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन चूंकि हिंदी से उन्हें प्रेम था, लगाव था, इसीलिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड नाम का एक जो अंग्रेजी नाटक था उसका हिंदी रूपांतरण भी किया, अनुवाद भी किया। इसके अलावा परिमल नामक साहित्यिक संस्था थी, उससे भी फादर बुल्के जुड़े रहे। लगातार उसके समारोह में, संगोष्ठियों में वो जाते थे, चर्चाओं में भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी साहित्य में किया, हिंदी में एमए किया और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में जाकर के उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास इस नाम से एक रिसर्च, एक शोध प्रबंध भी लिखा, शोध ग्रंथ भी लिखा, सिनॉप्सिस बनाई और उसको बकायदा रिसर्च करके एक ग्रंथ के रूप में उसे लिखा, तो हिंदी में लिखा। इन सभी प्रसंगों से यह पता चलता है कि फादर बुल्के को हिंदी से विशेष प्रेम था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में आप हिंदी के प्रोफेसर भी बने। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि वे हिंदी को विशेष रूप से पसंद करते थे, साथ ही साथ हिंदी को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। अकाट्य वो तर्क देते थे कि क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस तरह का एक हिंदी के प्रति विशेष प्रेम हमेशा फादर बुल्के का रहा है, इसीलिए लेखक उन्हें और भी ज्यादा पसंद करते थे। ये कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आंसर के रूप में तीसरे प्रश्न के नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न जो है इस चैप्टर से, चौथा प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर जो हमने संस्मरण पढ़ा, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ओन वर्ड्स में हमको लिखना है कि फादर बुल्के कैसे व्यक्ति थे। एक रेखा चित्र जो है हमें फादर बुल्के का बताना है।
तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि फादर बुल्के एक ईसाई संत थे, परंतु हिंदुस्तान में आकर वो एक भारतीय संत की तरह रहने लगे और करुणा, प्रेम, परोपकार, मानवता और दया की जीती जागती मूर्ति थे। वे हमेशा अपने जानने वाले पहचानने वाले लोगों को अपने गले से लगाकर अपना स्नेह प्रकट करते थे। बहुत दिन बाद भी किसी से मुलाकात होती थी तो वो उसे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, कभी कोई बात वो भूलते नहीं थे। हिंदुस्तान की अच्छाइयों के बारे में बात करते थे, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा के बारे में बात करते थे, हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। लेस मात्र भी उनके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कभी कोई ऊंची आवाज में उन्हें बात करते हुए नहीं सुनता था। तो फादर बुल्के जो हैं वो एक सही मायनों में सच्चे संत थे। एक हमेशा फादर जो है ईसाई जो संत होते हैं सफेद रंग का पूरा चोगा अर्थात कोट जैसा लंबा पहने रहते हैं और वो वैसे ही धारण किए होते थे। सामने क्रॉस का लॉकेट भी पहना हुआ रहता था उनके गले पर। वे भूरी हल्की सी दाढ़ी रखा करते थे, नीली नीली आंखों से उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा आकर्षक लगता था। एक भारतीय संत की छवि की तरह उनकी जो है छवि हमारे दिमाग में उभरती है, इसलिए हमेशा एक सफेद चोगा वो धारण करते थे क्योंकि वो ईसाई संत थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे। और गोरा रंग, भूरी दाढ़ी, नीली नीली गहरी आंखें, एक आकर्षक, अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में हम फादर बुल्के को जानते हैं। उनकी रगों में जो है हमेशा एक प्रेम से भरा हुआ कहा जाए अमृत दौड़ता था। वे परोपकारी थे, वात्सल्य की मूर्ति थे और करुणामय वात्सल्य और खुले दिमाग के व्यक्ति थे। वो सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा प्रदान करते थे। तो एक इस तरह का मिलनसार साधु, एक ईसाई साधु या संत जो है वो फादर बुल्के थे। इस प्रकार से हम 4 प्रश्नों का उत्तर करते हैं और आगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम अगली क्लास में फिर से करेंगे। हैव ए नाइस डे।